हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहां पर बारी है एक बार फिर से मिरर ऑफ कॉमनर में नए चैप्टर की शुरुआत की, क्योंकि पिछले 4 एपिसोड में हमने पहले शुरू किए गए टाइम एंड टेंस को पूरी तरह से समाप्त किया है। उसके 52 क्वेश्चंस मैंने एक एक करके पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखा है और हर एक कंसेप्चुअल नॉर्म्स को बताया है। उम्मीद तो ये है कि आपने सबको नोट डाउन किया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर उस कंसेप्चुअल नॉर्म्स पर आधारित कोई भी सवाल पूछता है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर बहरहाल फिर भी कोई परेशानी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आज हम यहाँ पर दूसरे चैप्टर के तौर पर शुरू कर रहे हैं प्रोनाउन को। इसके फिर 13 क्वेश्चन को हम आपके सामने आज रखेंगे और जैसी प्रक्रिया के साथ पिछले 4 एपिसोड में हमने किया है, सेम वही 30 सेकंड की समय सीमा अपने पढ़े गए और जानकारी और सूझबूझ के हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए। सही होता है तो बहुत खुशी की बात है, और ना हो तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर फिर से प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट को जो कि इस सवाल के दौरान आएगा पूरे विस्तार से आपके सामने रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में एग्जामिनेशन को ना भी देखें तो सामान्य इंग्लिश बोलने, लिखने और सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद चैप्टर है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए, मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हुए प्रोनाउन के 13 क्वेश्चन को आज हम आपके सामने रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करें। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर रखेंगे और आपका यह दायित्व है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं वहां पर डिस्कस करता हूं आप उसको नोट डाउन जरूर कीजिए। एपिसोड की समाप्ति के बाद रिवीजन करके फिर आप अपने एपिसोड की समाप्ति कीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार हैं इस प्रोनाउन के नए सफर पर चलने के लिए, जिसका पहला एपिसोड हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें हम 13 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। चलिए पहला सवाल रखते हैं बिना देरी किए हुए, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। अब देखा जाए यहां पर क्या कह रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, फॉर इटसेल्फ। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको डायरेक्टर्स के हिसाब से लग रहा होगा वांट लिखा गया है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि मैंने पिछले चैप्टर में टाइम एंड टेंस में एक जगह पर एनपीएन फार्मूला की चर्चा की थी, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन की चर्चा की थी, और यहां पर ये प्रेपोजिशन इसमें है। अब देखिए बोर्ड, गवर्नमेंट, ज्यूरी, तो यहां पर ये 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक होता है कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जब ये कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तब इसको सिंगुलर मानते हैं, लेकिन अगर उसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी कि नंबर्स, उसके मेंबर्स की बात करें, तब हम उस जगह पर उसके लिए प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह इस्तेमाल होता है, जहां पर हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं, उसके मेंबर्स की चर्चा करते हैं, उसको फोकस करते हुए सेंटेंस लिखते हैं, तब हम वहां पर प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी जितने उसके मेंबर्स हैं, वांट यानी सबके सब, ऑल फैसिलिटीज, वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ। यहां पर तब इटसेल्फ का होना बिल्कुल गलत है, और वैसे भी जब यहां पर वर्ब प्लूरल लिखा गया है, दैट मींस यहां पर इसको प्लूरल रखा गया है, दैट मींस इसके मेंबर्स की चर्चा की गई है कि जितने इसके मेंबर्स हैं सब ये चाहते हैं ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस। यहां पर इटसेल्फ नहीं, क्या होना चाहिए, देमसेल्व्स। हाँ, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, है ना, तो उसी तरह से यहां पर जब प्लूरल है उसके लिए होगा दे और उसका हो जाएगा देमसेल्व्स। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका
डी, बहुत ही आसानी से यह सवाल समझा जा सकता था। वैसे भी इटसेल्फ देख करके आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूंगा कि आप मेरे साथ बनाइए और सॉल्व करने के बाद लास्ट में अपने द्वारा प्राप्त किए गए नंबर मुझे जरूर बताइएगा। इससे एक संतुष्टि रहती है कौन सा बच्चा किस लेवल का है, कितना तैयारी कर रहा है और इस एपिसोड से उसको कितना फायदा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है, ये है सेकेंड पर्सन, ठीक है, और ये है फर्स्ट पर्सन। अब इसको जोड़ करके इसका कॉमन जो है मुझे हेल्पर रखना है। यहां रखा गया है माई, क्या ये सही है? तो देखिए मैं आपको एक बताता हूं, आराम से याद रहेगा आपको कि फर्स्ट पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंड पर्सन उसके बाद, थर्ड पर्सन उसके बाद। अगर हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें, अगर तीनों एक साथ हो तो आपको पता है ना कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो क्रम होता है लिखने का वो वही होता है 2 3 1, यानी सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लिखते हैं, देन हम थर्ड पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। इस तीनों को अगर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो जैसे हम आई के लिए माई लिखते हैं, यू के लिए योर लिखते हैं, ही के लिए हिज लिखते हैं, है ना, तो क्या इस दोनों को मिला करके जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो याद रखिएगा कि अगर तीनों एक साथ में हो तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी फैमिली, है ना, वी की फैमिली, है ना। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी की फैमिली। अब देखिए कि अगर जब तक 2 + 1 रहेगा तो भी वही होगा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, 3 + 1 रहेगा तो भी होगा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। आप सीधा समझिए कि अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद है यानी आई मौजूद है स्टेटमेंट में, यहां पर देखिए 2 + 1 है तो इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होना चाहिए, यहां पर माय नहीं आर होना चाहिए। याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही आसानी से समझने वाला है और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के प्रोनाउन अगर सेंटेंस में एक साथ लिखे गए हों सब्जेक्ट के जगह पर तो मेरा क्रम है कि पहले हम सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, फिर हम थर्ड पर्सन को लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। और उसके लिए अगर आगे मुझे कोई सेम ग्रुप का प्रोनाउन लिखना होगा, जैसे कि आई के लिए माई लिखते हैं, ही के लिए हिज लिखते हैं, सी के लिए हर लिखते हैं, तो दोनों तीनों साथ में रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। और वो क्या होता है? वी फैमिली, है ना। क्या होता है? वी की फैमिली, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी। अब यहां पर देखिए कि अगर सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी थर्ड कभी कभी जरूरी नहीं कि जैसे यहां पर 2 ही दिया है तो हर जगह तीनों दे, जरूरी नहीं है, लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि अगर फर्स्ट पर्सन उस ग्रुप में मौजूद है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा। अब जब इतना पढ़ लिए हैं तो एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहेगा तो वहां पर सेकेंड पर्सन का हेल्पर इस्तेमाल होगा। जैसे यू एंड ही रहेगा तो हो जाएगा योर, है ना, तुम और वह मतलब तुम्हारा, यू प्लस ही तो क्या हो जाएगा? योर। मतलब है कि इस क्रम को याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा वाला मौजूद होगा, जो ग्रुप में बड़ा होगा उसी की फैमिली हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि यहां पर यू एंड आई है इसलिए यहां पर माई लिखना गलत है और आर सही होगा, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। उम्मीद यह है कि जो कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सन वाइज अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है पहला, देन उसके बाद दूसरा, देन उसके बाद तीसरा। और अगर अलग अलग आया है तो आप जानते हैं कि आई का माय होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है। लेकिन अगर एक साथ आ जाता है तो ये देखिए कि ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है। अगर सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ लिखा गया है, ग्रुप में बड़ा है फर्स्ट पर्सन वाला, तो वहां पर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यूज होगा। ठीक है, फिर देखिए कि अगर ग्रुप में 2 और 3 यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखा गया है तो उसमें बड़ा कौन है? सेकेंड पर्सन वाला। तो इसका मतलब है कि यू की फैमिली, कि अगर कोई कहे कि यू एंड रमेश, ठीक है, आर डूइंग योर वर्क, तो यहां पर योर का इस्तेमाल होगा। वही चीज मैंने यहां पर चर्चा की है, आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है? हिज एफर्ट्स, कह रहा है हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। अब देखिए ये जो योर है ना, यहां पर इसका प्रयोग गलत हुआ है। इसको समझिए क्या होता है कि माय, योर, हिज, हर, देयर, इटीसी, ये जो सब के सब है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। कौन है? पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, ये जो सब के सब है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कौन है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव होने का मतलब है कि जब भी हम इसको लिखेंगे तो इसके साथ हमको नाउन एक इस्तेमाल करना पड़ेगा। माय ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, ऐसे। तो हमको यहां पर इसको अकेले नहीं लिखना चाहिए, और यहां पर देखिए इसको अकेले लिखा गया है। लेकिन अगर आप इसी को देखें, इसके बदले माइन लिखिए, योर्स लिखिए, ठीक है, हर्स लिखिए, देयर्स लिखिए, तो आप जो है ये सभी क्या है? इटीसी, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। और इसको अकेले लिखा जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जब भी आता है वो नाउन के साथ आता है, तो इसके साथ एक नाउन लिखेंगे और इसके साथ क्या लिखेंगे? इसको अकेले लिखेंगे, इसके साथ नाउन नहीं लिखना है। तो यहां पर क्या होगा? इसको हम योर्स कर दे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स, और तब जाकर के ये सवाल सही हो जाएगा। और इसीलिए इसका जो जवाब है वो है आपका डी। मैंने कुछ नहीं किया, एक आसान सी बात यहां पर आपको समझाई है कि माय, हिज, हर, योर, देयर, ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? माय, हिज, हर, योर, देयर, ये सारे जितने भी हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और इस ग्रुप में आपको किसी भी बुक में आराम से जितना भी प्रोनाउन ये लिस्ट में दिखेगा वो सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और जब वो एडजेक्टिव है तो उसके साथ आपको एक नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। माय फ्रेंड, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, हर ब्रदर, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसी में दूसरा है, माइन है, योर्स है, हर्स है, देयर्स है, ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों में बस इतना अंतर है कि माय लाएंगे तो उसके साथ नाउन लगाएंगे, लेकिन अगर मेरा का सेंस कहना है और नाउन नहीं है मेरे पास तो हम वहां पर माइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमिन्ड टू डू देयर बेस्ट। अब यहां पर देखिए, यहां देयर का इस्तेमाल किया गया, क्या ये सही है? तो इसके लिए आप देखिए कि अगर यहां पर ईच एवरी नो प्लस एक नाउन प्लस एंड प्लस ईच एवरी नो और प्लस एक नाउन, ये जो कॉम्बिनेशन, वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी होता है वो सिंगुलर होता है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का जो भी आएगा, ईच एवरी नो, ये सब इसमें आएगा, ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पर ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि यहां पर ये प्लूरल है देयर, तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहां गलत है। अब ये होगा क्या? तो देखिए, टीचर में भी जेंडर क्लियर नहीं है और स्टूडेंट में भी जेंडर क्लियर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि ईच एवरी नो के साथ नाउन लगाकर एंड के साथ दूसरा ईच एवरी नो के साथ नाउन लगाकर आपको दे, तो ये कॉम्बिनेशन में आप एंड देख करके फंसिएगा नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी है, ठीक है, वो सिंगुलर होता है। चाहे इच दे, चाहे एवरी दे, चाहे नो दे, ये सिंगुलर होता है। चाहे आप उसको एंड से जोड़ दो या अकेले रखो, वो हमेशा सिंगुलर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर, सिंपल सा है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर है कि इसको एंड के साथ जोड़ करके दिया है, फिर भी ये सिंगुलर होगा। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि भैया यहां पर देयर का प्रयोग करना गलत है। अब सवाल बनता है कि देयर प्रयोग ना करें तो करें क्या?
तो चूंकि यहां पर टीचर और स्टूडेंट का जेंडर क्लियर नहीं है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी जगह पर जेंडर जस्टिफाइड ना हो, जेंडर क्लियर ना हो कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो वहां जो प्रेफरेंस है वो मैस्कुलिन को दिया गया है। इसीलिए यहां पर हम हर न लिख करके हिज लिखेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में, इंडिया में यही प्रचलन है। ऐसे और जगह पर देखेंगे तो हिज और हर दोनों लिखते हैं। लेकिन यहां पर अगर जेंडर डिफाइंड ना हो, जेंडर के बारे में चर्चा ना की गई हो, स्पष्ट ना दिख रहा हो कि जेंडर कौन सा है, तो यहां पर टीचर में भी पता नहीं चल रहा है कौन सा जेंडर है, स्टूडेंट में भी पता नहीं चल रहा है, तो यहां पर मुझे सिंगुलर इस्तेमाल करना था। और इस्तेमाल क्या होगा? हिज। यहां पर इस सेंटेंस में देयर का होना गलत है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहां पर दो जगह द लगा हुआ है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के पहले भी और वाइस चांसलर के पहले भी। तो एक याद रखिएगा, एक नियम है कि एडजेक्टिव या आर्टिकल किसी नाउन के पहले हो और उसके साथ एंड लगा करके दूसरा नाउन दिया गया हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है सिंगुलर। दिस कॉम्बिनेशन इज सिंगुलर, और इसके साथ हम सारा सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हेल्पर। यानी हम इसको अगर ही मानते हैं तो ही वाले ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर जेंडर क्लियर है तो हम वहां पर सी ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव या आर्टिकल के साथ नाउन दिया हुआ हो और एंड के बाद फिर से एडजेक्टिव या आर्टिकल अगले भी नाउन के साथ दिया गया हो, मतलब है कि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और दोनों के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हुआ हो, यह कॉम्बिनेशन प्लुरल होता है। याद रखिएगा कि अगर इस नाउन के पहले भी एडजेक्टिव और आर्टिकल है, सेकंड नाउन के पहले भी, यानी एंड से जुड़े हुए दो नाउन में दोनों के साथ अगर है तो वो कॉम्बिनेशन प्लुरल होगा। और आगे देखिए यहां पर हिज लिखा हुआ है जो कि गलत है। क्या कह रहा है? यहां पर भी है द वाइस प्रेसिडेंट, आगे लिखा हुआ है द वाइस चांसलर, तो इसे यहां पर क्या होना चाहिए? प्लुरल कॉम्बिनेशन है तो होना चाहिए देयर, और यहां इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। अभी मैंने यहां पर जो समझाया है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल दिया गया है, इसका मतलब है कि वो एंड किसी एक ही नाउन के डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में या एक ही नाउन के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि एक विद्यार्थी है, वो टीचर भी है, वो गिटारिस्ट भी है। अगर लिखा हुआ है कि टीचर, स्टूडेंट एंड गिटारिस्ट, तो मतलब है कि वो शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है और गिटारिस्ट भी है। लेकिन अगर दो नाउन, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है जहां पर कि पहले नाउन के पहले सिर्फ एडजेक्टिव और आर्टिकल लगा हुआ हो, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पर ही भी इस्तेमाल होगा, यानी सिंगुलर प्रोनाउन की फैमिली ही यूज की जाएगी। दूसरा आ गया कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और दोनों के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल मौजूद हो, जैसे अगर दिया हुआ हो द स्टूडेंट एंड द टीचर, तो मतलब है कि ये दो अलग अलग लोग हैं और ये प्लुरल होते हैं और इसके साथ प्लुरल ग्रुप वाले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से यहां पर सवाल देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द वाइस चांसलर, यहां पर हिज लिखना गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए क्या कह रहा है, सी हेट्स एवरीबडी
एंड एवरीथिंग। हु, अब देखिए ये एंटेसेडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटेसेडेंट के हिसाब से यूज किया जाता है, यानी उसके पहले तो एक एवरीथिंग भी है और एवरीबॉडी भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हु का इस्तेमाल किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है ना। और विच का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो नॉन लिविंग के लिए होता है ना। और दैट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब यहां पर देखिए ये एवरीबॉडी है, इसके लिए हु इस्तेमाल होगा, और एवरीथिंग है, इसके लिए विच इस्तेमाल होगा। तो यहां पर हु लिखना गलत है कि नहीं, आप खुद ही देखिए कि एवरीबॉडी है, इसका रिलेटिव जो सटीक रिलेटिव प्रोनाउन है वो है आपका हु, और ये एवरीथिंग है तो इसके लिए होगा विच। ये गलत है, यहां पर होना चाहिए दैट, और तब जाकर के ये सही होगा। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। देखिए बहुत ही आसान है, आराम से आप समझ जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये पता है, बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में है कि हु का प्रयोग लिविंग के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हु का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पोर्शन के लिए किया जाता है, यानी नर, नारी और बच्चे के लिए। यह ध्यान रखिएगा कि हु ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल नर, नारी और बच्चे यानी सिर्फ पोर्शन के लिए किया जाता है। विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दैट का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। मतलब अगर लिविंग भी है वहां चाहे करना तो कर सकते हैं, नॉन लिविंग है वहां चाहे करना तो कर सकते हैं। हमारे इस सवाल में यहां पर एक लिविंग की चर्चा की गई है और यहां नॉन लिविंग की, और आगे लगाया गया है हु, जो कि गलत है। इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका बी। यहां इसको हटाएंगे, हु को और लगाएंगे दैट। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है none of these two principals has been looking after his college well। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। दो के लिए किसका इस्तेमाल होता है और दो से ज्यादा के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो इच का प्रयोग दो के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए भी इच का प्रयोग होता है, और एवरी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। आइदर का प्रयोग दोस्त के लिए होता है, और अगर उसी संदर्भ में इस्तेमाल करना हो तो एनीवन का प्रयोग करेंगे। नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, ठीक है, और उससे ज्यादा के लिए करना हो तो नन का प्रयोग करेंगे। दो के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये 4 पॉइंट है, जानकारी के 4 पॉइंट यहां पर है कि दो के लिए जो प्रयोग होता है, इच का प्रयोग दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा के लिए होता है, दो के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के सेंस में होता है, और अगर दो से ज्यादा में से किसी एक को चुनना हो या उसकी बात करनी हो तो हम एनीवन का प्रयोग करते हैं। दो में से कोई नहीं, अगर इसका इस सेंस का यूज करना हो इंग्लिश में तो हम उसके लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं, और दो से ज्यादा में से कोई नहीं कहना हो तो नन का प्रयोग करते हैं। आपस यानी दो लोगों के बीच की बात करनी हो तो ईच अदर कहते हैं, और दो से ज्यादा के बीच में जिसको हिंदी में आप परस्पर कहते हैं उसके लिए वन अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि दो में इच है, आइदर है, नाइदर है, ईच अदर है, ये सब के सब दो के लिए है। दो से ज्यादा में इच भी है, दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल भी होता है, एवरी भी होता है, एनीवन, नन और वन अनदर, यानी नाइदर का प्रयोग दो के लिए, नन का दो से ज्यादा के लिए, आइदर का प्रयोग दो के लिए, एनीवन का दो से ज्यादा के लिए, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है टू प्रिंसिपल्स, तो दिख रहा है कि भैया यहां पर नन नहीं, यहां होना चाहिए नाइदर, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। देखिए बहुत ही आसान जानकारी है और इस पर सवाल पूछता ही पूछता है, तो एक छोटी सी जानकारी है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इच का दो के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है, एवरी का दो से ज्यादा के लिए होता है, आइदर का दो के लिए होता है, उसी संदर्भ में दो से ज्यादा के लिए करना हो
तो एनी वन का होता है, नाइदर का दो के लिए होता है, और उसी संदर्भ में दो से ज्यादा के लिए करना हो तो नन का प्रयोग होता है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और वन अदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए ये तो बहुत आसान सवाल है। अभी मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट की चर्चा की है और देखिए उसी पर सवाल आ गया कि each ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज। तो आपको पता है कि इसका प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, और यहां पर फोर ग्रेट ट्रेजेडी है, कोई फर्क ट्रेजेडीज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, इसीलिए इसमें कोई भी जो है समस्या नहीं है। और जवाब क्या है? नो एरर। ऑप्शन क्या है? ई। अभी मैंने बताया है ईच का प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी होता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। एक कॉन्सेप्ट है उसको पहले जान लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के साथ लिखे जाते हैं। मतलब अगर आप उसे लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है, और अगर आप ऑब्जेक्ट ना लिखें या ना मौजूद हो तो उस परिस्थिति में उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जरूर इस्तेमाल करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वैसे प्रोनाउन जिसमें सेल्फ और सेल्व्स लगे हुए होते हैं। आप मोटा मोटी सिर्फ इतना समझिए। अभी फिलहाल प्रोनाउन में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, और अगर इस पर क्लास चाहिए तो नीचे लिख करके बताइएगा जरूर कि सेल्फ और सेल्व्स लगा हुआ हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर सिंपल सा है कि जैसे कहते हैं आई इंट्रोड्यूस, तो आई इंट्रोड्यूस समवन लिखिए, आई इंट्रोड्यूस यू लिखिए, आई इंट्रोड्यूस रमेश लिखिए। अगर नहीं है तो आप सिर्फ आई इंट्रोड्यूस नहीं बोल सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मतलब ये कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का लिखना, ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वैसी परिस्थिति में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और अगर एग्जाम में दिया गया है वो वर्ब, तो आप जरूर चेक कीजिए कि उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि नहीं। अब इस सवाल को देखिए, कह रहा है ही प्रोस्ट्रेटेड। ठीक है, साष्टांग करना, ऐसे साष्टांग करना। प्रोस्ट्रेटेड का मतलब साष्टांग करने से। बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर। अब देखिए वो वर्ब कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो वर्ब है प्रेजेंट, एब्सेंट, एडेप्ट, एडॉप्ट, प्रोस्ट्रेट, अवेल, प्राइड, इंट्रोड्यूस, etc। ठीक है, मैंने क्या कहा? प्रेजेंट, एब्सेंट, एडेप्ट, एडॉप्ट, प्रोस्ट्रेट, अवेल, प्राइड, इंट्रोड्यूस, ये सारे, एंजॉय, ये सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना अनिवार्य है। जैसे आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, और अगर नहीं है तो आई एंजॉयड माई सेल्फ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और वो वर्ब है प्रेजेंट, एब्सेंट, एडेप्ट, एडॉप्ट, प्रोस्ट्रेट, अवेल, प्राइड, इंट्रोड्यूस एंड एंजॉय। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव। अब यहां पर देखिए, डिग्री में एक नियम है कि अगर हम कहीं पर तुलना करते हैं तो इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम जब किसी सेम चीज की, यहां पर दोबारा डॉग की चर्चा नहीं हुई है, कह रहा है द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव। मेरे पास तो बहुत कुछ है। अब वो जो कुत्ता है वो किससे ज्यादा खतरनाक दिखता है, खूंखार दिखता है? कार से, मेरे घर से, मुझसे? तो यहां क्लियर नहीं है। तो कहा जाता है कि जब हम दो बार नाउन लिख रहे हो तो दोबारा हम नहीं लिखते हैं। जैसे कि अगर मुझे यह कहना है कि ये ब्लू कार है और मुझे लाल वाली पसंद है, दिस इज ब्लू कार, आई लाइक रेड वन। दोबारा रेड कार नहीं बोला, मैंने कहा वन। तो जब रिपीट नहीं करना हो तो सिंगुलर के लिए क्या लिखते हैं हम? वन लिखते हैं। और प्लूरल के लिए क्या लिखते हैं? वंस। ठीक है, प्लूरल के लिए क्या लिखते हैं? वंस। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन द वन, यहां जोड़ना पड़ेगा यू हैव, तब जाके क्लियर होगा कि आपके पास जो कुत्ता है उससे ज्यादा खूंखार। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन द वन यू हैव। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। मैंने यहां कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाया कि अगर हम दो बार सेम सेम नाउन की चर्चा करें, ऐसा मॉडर्न इंग्लिश में नहीं कहा जाता है करने के लिए। दोबारा उसको छोड़कर उसको रिपीट नहीं करते हैं और सिंगुलर के लिए वन और प्लूरल के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। दिस इज रेड कार, आई लाइक ब्लू वन। दीज आर रेड कार्स, आई लाइक ब्लू वंस। उसी तरीके से यहां क्या हो जाएगा? द वन यू हैव। आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समाप्त हो चुका है समय। कह रहा है ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी। अब यहां पर देखिए, कंपैरिजन के केस में एक गोल्डन रूल कहिए कि वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब है कि बराबरी के केस में कंपेयर करते हैं। पहला क्या है कि सब्जेक्टिव को हम सब्जेक्टिव से कंपेयर करेंगे। यह ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से कंपेयर करेंगे। दूसरा है ऑब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करेंगे, हमेशा याद रखना है। और तीसरा है पॉजेसिव को हम पॉजेसिव से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमेशा बराबरी के केस में कंपेयर किया जाता है सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से। अब यह ध्यान रखना है कि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमें सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन करना है। ही इज बेटर देन आई, मी नहीं। ही इज बेटर देन आई, मी का प्रयोग नहीं करना है। मतलब ये कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे बराबरी के केस में करेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से यानी सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से कंपेयर करेंगे एंड पॉजिटिव केस को पॉजिटिव केस से कंपैरिजन करेंगे। ऐसे नहीं कि मेरा जूता तुमसे अच्छा है, ठीक है। माई शूज आर बेटर देन यू नहीं, माई शूज आर बेटर देन योर शूज या नहीं, तो माई शूज आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स। हमेशा याद रखना है कि बराबरी के केस में कंपेयर किया जाता है, कभी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव से ऐसा कंपैरिजन नहीं करते हैं। याद रहेगा ना, वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहां पर देखिए कि ही को कंपेयर किया गया, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी नहीं, यहां क्या होगा? आई। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो भी आ गया, क्या? बी। याद रखिएगा हम हमेशा बराबरी के केस में कंपेयर करते हैं, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर किया जाता है। चलिए अगला सवाल जो कि सेकेंड लास्ट, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है 5 brothers are at daggers drawn, है ना, कि अभी भी गुस्से में है, एंड दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। अब देखिए यहां पर क्या है, संख्या 5 और क्या लगाया है, ईच अदर। मुझे यह लिख करके बताइएगा कि इस सवाल का जवाब किस किस ने सही सही बनाया, कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, क्योंकि अभी मैंने तुरंत थोड़ी देर पहले इस कॉन्सेप्ट की चर्चा की है कि दो लोगों के बीच में जब आपस की बात होती है तो ईच अदर, दो से ज्यादा लोग जिसको कि हिंदी में परस्पर कहते हैं वहां वन अदर का प्रयोग होता है कि 5 brothers are at daggers drawn so they feel it below their dignity to talk one another। क्या हो जाएगा, one another। यहां पर ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं, दो से ज्यादा के लिए, यानी दो लोगों के बीच की बात हो, आपसी बात हो तो कहते हैं ईच अदर, और दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कि पारस्परिक हो, परस्पर बातचीत हो, वहां पर होगा वन अनदर। यानी ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलचाल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और गलती हो जाती है, गलत कर बैठते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, दो लोगों के बीच में आपस की बात करनी हो ईच अदर, दो से ज्यादा परस्पर की बात करनी हो वन अनदर। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। देखिए क्या कह रहा है, वन शुड बी ट्रू टू हिज। अब देखिए यहां पर हिज गलत क्यों है, क्योंकि आई का क्या होता है, माय होता है, सी का क्या होता है, हर होता है, ही का क्या होता है, हिज होता है ना। उसी तरीके से वन का होता है वंस। तो यहां पर अपने शब्द के लिए ना, हर व्यक्ति को अपने, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी अपने शब्द के लिए कम से कम सच जो बोले हैं वो सच हो, उसको माने, उसको निभाएं। तो ये अपने लिए होगा, दूसरे के लिए कैसे होगा, तो यहां पर हिज का प्रयोग करना गलत है और इससे सेंटेंस का सेंस खराब हो जाएगा। याद रखना है कि जिस तरीके से आई का माय, सी का हर, ही का हिज, उसी तरीके से वन का वंस, यानी ये हमेशा अपना बताने के लिए ग्रुप को मेंटेन करता है। जैसे आई एम डूइंग माय वर्क बोले तो अपने के लिए बात कर रहे हैं, आई एम डूइंग योर वर्क कह रहे हैं तो ग्रुप मेंटेन नहीं किया, आई के साथ मैंने योर लगाया यानी दूसरे का। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। उम्मीद है कि इस सेशन में जो ये 12-13 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, जो कि बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियों से भरी हुई थी, और मैंने सबके कंसेप्चुअल नॉर्म्स को आपके सामने रखा है, और एक एक पॉइंट पर न जाने कितनी बार सवाल पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। ये वीडियो देख करके आपको काफी मजा आया और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर अपलोड हो तो वो मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। अब यहां पर बारी है कि आप रुक करके जो पीछे टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए और फिर नोटबुक बंद करके आप कहीं जा सकते हैं। हम यहां से विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।